नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण देखा था और अब ये उसके आगे का पार्ट है और ये शुरू होता है आदिकाल से। हिंदी साहित्य में 4 काल आते हैं। पहला आता है आदिकाल, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इस आदिकाल तक हम आए, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ देखी, इतिहासकार उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ा और अब इसका ये चौथे नंबर का पार्ट जो कि हमारे सामने आदिकाल के रूप में आया, इसको हम देखेंगे। पहला बिंदु है आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद काल है। इस काल के विवादों को ध्यान में रखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सर्वाधिक अंतर विरोधों और अंतर व्याघातों का काल कहा है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस इतिहासकार ने आदिकाल को सर्वाधिक अंतर विरोध या अंतर व्याघातों का काल कहा, तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला बिंदु आता है इस काल की आरंभिक सीमा, नामकरण, उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता और साहित्य के वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। आदिकाल के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद रहे हैं और एक अगर हम और काल की बात करें तो रीतिकाल को लेकर भी मतभेद विद्वानों में रहे हैं क्योंकि 4 कालों में जो आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक है, इनमें जो आदि काल है इसके भी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे और एक रीति काल में भी आपको उसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए आदिकाल का नामकरण। बिंदु आता है आदिकाल के विवादों में प्रमुख विवाद है इस कालखंड का नामकरण। इस युग के लिए साहित्य इतिहासकारों ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया और ये जो नाम आप अब देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और ये आपको मैच द फॉलोइंग के तौर पर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि जैसे उल्टे सीधे कर दिए, यानी इनको उल्टा सीधा कर दिया, इन नामों को यहाँ दे दिया, किसी को यहाँ दे दिया, किसी को इसको यहाँ दे दिया, किसी को यहाँ दे दिया, फिर कहेंगे किसने क्या कहा। तो मैच द फॉलोइंग जैसे हम एग्ज़ाम में मिलाते हैं वैसे हमको मैच करके और फिर आंसर निकालना होता है तो देखिए चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मतलब ये है कि आदिकाल को और विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल। आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को कहते हैं बीजोपन काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को कहते हैं वीर काल। राम कुमार वर्मा ने कहा है संधि व चारण काल। देखो राहुल सांकृत्यायन ने तो सिद्ध सामंत कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा। अगर केवल चारण काल की बात आए तो ग्रियर्सन और संधि चारण काल की बात आए तो राम कुमार वर्मा। और अपभ्रंश काल नाम इस आदिकाल को किसने दिया? तो वो दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ साथ एक विद्वान और है, वो है धीरेन्द्र वर्मा। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन दोनों ने आदिकाल को कहा अपभ्रंश काल। आगे देखते हैं प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। देखो हमने पहले ऊपर देखा पिछले पेज पे कि आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक वो दिया मिश्र बंधुओं ने।
यहाँ आता है प्रारंभिक, केवल आ और प्रा का भेद है, याद रखिएगा। यहाँ प्रा है, यहाँ आ है, ठीक है। प्रारंभिक काल कहा गणपति चंद्रगुप्त ने, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल के साथ साथ एक नाम और दिया, शून्य काल। मोहन अवस्थी आधार काल कहते हैं, वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं, हरीशचंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल कहते हैं, संक्रांति काल कहने वाले हैं राम प्रसाद मिश्र, बाल्यकाल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, जय काल या जय काव्य कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जितने भी नाम हुए हैं, इन सब में जो सर्वमान्य मत उभर कर आया वो था आदिकाल। और ये आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आगे देखिए अगला बिंदु, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम कालखंड का नामकरण आदिकाल करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, किंतु आचार्य द्विवेदी के पूर्व इस युग के लिए मिश्र बंधुओं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस नाम का प्रयोग किया था। यानी वैसे तो आदिकाल नाम का जो इसका नामकरण जो आदिकाल करने का श्रेय है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, लेकिन इससे पहले मिश्र बंधु और शुक्ल जी इस नाम का प्रयोग कर चुके थे। किंतु इन दोनों इतिहासकारों ने, किसने? मिश्र बंधु और शुक्ल ने, इन्हें आरंभिक काल और वीरगाथा काल भी कहा है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इन्होंने आरंभिक काल किसने बोला? मिश्र बंधुओं ने, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला बिंदु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग के लिए किसी अन्य नाम का प्रयोग नहीं करके केवल इसको आदिकाल नाम का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से पुस्तक लिखकर इस नाम को एक दृढ़ता प्रदान की। इस पुस्तक को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि 1952 में लिखी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ कि ये क्या था। तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के 5 व्याख्यानों का संग्रह इस हिंदी साहित्य के आदिकाल में बताया गया। अगला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। नेक्स्ट, वीरगाथा काल नामकरण के लिए इन्होंने 12 पुस्तकों को आधार माना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब यहाँ रामचंद्र शुक्ल एक परिभाषा लिखते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उक्त काल के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देशभाषा की। इन्होंने क्यों कही ये बात? इन्होंने ये इसीलिए कही कि वीरगाथा काल मैंने इसीलिए रखा क्योंकि इसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक तो अपभ्रंश की मिलती है और एक देशभाषा की मिलती है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश की पुस्तकों को आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा, जिनकी संख्या थी 4। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने अपभ्रंश और देशभाषा दोनों में काव्य रचना की वो थे विद्यापति। नेक्स्ट है, अब विद्यापति की जो रचनाएं आती है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि विद्यापति की रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। हम्मीर रासो लिखा शारंगधर ने और विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट ने। ठीक है, देखिए इसका संबंध पिछले वाले पेज से हम यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से बताती हूँ मैं वापस। हमने यहाँ पढ़ा था अपभ्रंश की पुस्तकों को आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा, जिनकी संख्या क्या थी? 4 थी। तो ये जो मैंने आपको पुस्तक बताई है ये क्या है? ये अपभ्रंश की पुस्तकें हैं। क्या है ये?
अपभ्रंश पुस्तकों के नाम हैं, जिनमें से 2 पुस्तक कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की है, हम्मीर रासो शारंगधर की है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की है। समझ में आ गया। अब हमने यहाँ बात की थी कि कुछ तो इन्होंने अपभ्रंश की और मानी और कुछ इन्होंने देश भाषा की, और टोटल हमने बात की थी कि इन्होंने कितनी बताई, 12। कितनी बताई थी, 12। 12 में से 4 ये आप देख चुके, कितनी बचती है, 8, यानी 4 हमने अपभ्रंश की देखी है ना। अब हमारे पास 8 आनी चाहिए। अगला बिंदु आता है, देश भाषा से तात्पर्य बोलचाल की भाषा से है, और देश भाषा की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। कौन कौन सी मानी वो हम देखेंगे। खुमान रासो जो कि दलपत विजय ने लिखी, बिसल देव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगणिक, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति की पदावली विद्यापति, और खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। ये नाम आपको बार बार पढ़ने होंगे, लिख लिख कर याद करने होंगे, तो आपको याद होंगे। अब जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊं इसमें, तो ये यहाँ पर रचना आती है जय मयंक जस चंद्रिका, है ना, और एक आती है जयचंद्र प्रकाश। अब हमें लगता है कि दोनों का एक जैसा नाम है, कैसे याद करें। देखिए, जय मयंक, अब यहाँ मैं आ रहा है, इस मैं को आप यहाँ से जोड़ लो मधुकर कवि से, यानी जहाँ जय मयंक आएगा, मयंक मैं, वहाँ मधुकर कवि, बाकी जो बचा है जयचंद्र प्रकाश वो हो गया भट्ट केदार का। और ये रचनाएं आपको याद करनी ही होगी। आप खुद से भी बना सकते हैं कोई ऐसा कीवर्ड जिससे ये आपको याद रह जाए। उक्त 12 पुस्तकों में से बिसल देव रासो और अंतिम 2 को छोड़कर बाकी जो ग्रंथ है वो क्या है, वीर गाथात्मक है। देखिए, टोटल हमने 12 देखी, 4 हमने ये देखी थी जो कि अपभ्रंश से थी, और 8 हमारे पास ये सारी आती है। यहाँ पे ये लिखा है कि इन 12 में से एक तो बिसल देव रासो को छोड़ दो, और अंतिम 2 यानी ये 7 नंबर और 8 नंबर कौन सी है, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, यानी इन 3 को छोड़कर बाकी जो सारी है वो क्या है, वीर गाथात्मक है। ये 3 क्यों नहीं है ये हम आगे देखेंगे, बाकी सारी वीर गाथात्मक है। आचार्य शुक्ल ने नामकरण के लिए जिन 12 पुस्तकों को आधार बनाया, उनमें से कुछ तो अपभ्रंश की है, कुछ नोटिस मात्र यानी कि अप्राप्य है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है, मतलब उस पर डाउट है कि ये उस राइटर की है या नहीं है, या उसमें जो लिखा है वो प्रामाणिक तथ्य है कि नहीं है। ऐसी पुस्तकों को आधार बनाकर किया गया नामकरण मान्य नहीं हो सका। 4 पुस्तकें हैं अपभ्रंश की, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। अब जो अप्राप्त हम कह सकते हैं, या जो नोटिस मात्र है, जिनका कोई औचित्य नहीं कह सकते एक तरह से, वो है 6, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। अगला आता है अप्रामाणिक रचनाएं कौन सी है, तो 3 है, पृथ्वीराज, खुमान, परमाल रासो, और वीर रसोत्तर रचनाएं यानी कि वीर रस के बाद की तो विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेली। अब है आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। भाषा की दृष्टि से विचार करने पर आदिकाल 2 भाषाओं का संधि काल है। इस युग में साहित्यकार द्वारा 2 भाषाओं में काव्य रचना की जा रही थी। स्वयं आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की रचनाओं को 2 भागों में बांटा है। कैसे बांटा, 2 भागों में, 2 भागों में, एक तो अपभ्रंश की पुस्तकें और एक देश भाषा काव्य की। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिकाल में कवियों का एक वर्ग जहाँ अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना कर रहा था, वहीं कवियों का दूसरा देश भाषा अर्थात बोलचाल की हिंदी को अपना रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यापति आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्हें
दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। ये काव्य रचना लिख रखा है यहाँ पे, ये कि विद्यापति आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की अपभ्रंश में रचना है और विद्यापति पदावली किसमें है? देश भाषा में। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को जानने से पूर्व अपभ्रंश साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जिसका विकास अपभ्रंश के विविध रूपों से हुआ। प्राकृत की तृतीय या अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? अपभ्रंश कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट, च्युत, गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या विकृत। ये आपको याद रखना है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश का प्रचलन काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। धारसेन ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी के आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में किया है। यानी इस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? भामह ने। और किसमें किया? काव्यालंकार में। भारतीय काव्यशास्त्र के जनक आचार्य भरत मुनि ने इसे अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा कहा है। देखिए, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी और आज बीच बीच में शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी लगेगा। स्वास्थ्य थोड़ा नरम है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सब वेट कर रहे हैं तो वीडियो बना के और पोस्ट करना चाहिए। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भामह ने किया काव्यालंकार में और काव्य शास्त्र के जनक है भरत मुनि। इन्होंने लोक भाषा या देश भाषा कहा है। देखो यहाँ लिखा है आभीर। आभीर का मतलब होता है अहीर या गोपालक। काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। आभीर। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। याद रखिएगा, ये उत्तरकालीन है। ये उत्तर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो प्राकृताभास हिंदी। ये छोटे छोटे जो टर्म है, फैक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको याद ही करनी होगी, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। शुक्ल जी की परिभाषा है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं तो कुछ पुरानी हिंदी। उक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि अपभ्रंश साहित्य आदिकाल का अनिवार्य अंग है। यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें अच्छे से याद हो जाए जिसके लिए मैंने लिखी है, और जल्दबाजी में लिखी गई तो राइटिंग थोड़ी सी अव्यवस्थित है। थोड़ा जूम करके बताती हूँ मैं आपको क्या लिखा है मैंने यहाँ। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? दंडी ने।
और अपभ्रंश को लोक भाषा या देश भाषा किसने कहा? भरत मुनि ने। ये मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिए, याद नहीं हो रहे थे, तो फिर एक साथ सबको लिख दिया फटाफट से कि कभी भी एक नज़र पड़े और रीडिंग हो जाए। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश को आबिरों की भाषा दंडी, लोक भाषा और देश भाषा भरत मुनि। आगे देखते हैं हम अपभ्रंश के महत्वपूर्ण तथ्य और कथन। सबसे पहला कवि आता है हमारे सामने स्वयंभू। ये कर्नाटक के निवासी थे। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का आदि महाकवि कहा जाता है। रचनाएं कौन कौन सी है? पौमचर्यु, रट्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू, छंद या एक कृष्ण पुराण भी कहते हैं। पौमचर्यु में राम कथा है। ये पौमचर्यु 5 खंड में है। इन 5 के नाम आपको क्रम से याद रखने होंगे। कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है 5 का। विद्याधर, अयोध्या, सुंदर, युद्ध, उत्तर। और कुल इसमें अगर संधियों की बात करें तो 90 संधियाँ यानी अध्याय है। स्वयंभू इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर पाए थे। वे 83 संधियों की रचना तो करी थी स्वयंभू ने, बाकी की जो 7 बची थी वो इनके पुत्र त्रिभुवन ने करी। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना को अगर हम देखा जाए तो वो कौन सी है? पौमचर्यु है, ये वाली। छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने को क्या कहते हैं? कड़वक। यहाँ लिखा है अपभ्रंश प्रथम कड़वक रचना पौमचर्यु। इसमें 7 चौपाइयों के बाद क्या आया? एक दोहा। इस प्रणाली को कालांतर में पद्मावताकार और मानसाकार ने अपनाया। पद्मावताकार थे जायसी, जिन्होंने लिखा पद्मावत, और मानसाकार कौन थे? मानसाकार थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास, जिन्होंने क्या लिखा? रामचरितमानस। तो समझ में आ गया होगा पद्मावताकार और मानसाकार। अगला आता है रिट्ठनेमिचर्यु का संबंध कृष्ण काव्य से है, जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। अब आपको पहले भी मैंने बता दिया था हमने पिछले वीडियो में कि स्वयंभू को पहला कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। दूसरा आता है अब ये पुष्यदंत या पुष्य। इन्हें अपभ्रंश का व्यास या अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी। इन्हें कवि कुल तिलक काव्य रचनाकार की उपाधि से भी विभूषित किया गया। शिव सिंह सेंगर ने इसी पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाषा की जड़ कहा। देखो, शिव सिंह सेंगर ने भी माना और ग्रियर्सन ने भी इस पुष्यदंत को ही माना। और शिव सिंह सेंगर ने इस पुष्यदंत को क्या कहा? भाषा की जड़। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्यदंत की तुलना भीनमाल निवासी संस्कृत कवि माघ से करी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भीनमाल निवासी संस्कृत कवि माघ की तुलना पुष्यदंत से करने वाले कौन थे? तो भोला शंकर व्यास थे। आरंभ में शैव थे, बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। कौन? ये पुष्यदंत। पहले शैव थे, फिर ये जैन धर्म में दीक्षित हो गए। अगला आता है इनकी 4 रचनाएं किसकी? पुष्यदंत की। महापुराण, वयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु, कोश ग्रंथ। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पुष्यदंत की रचनाओं में से कौन सी नहीं है, तो आपको ये 4 याद होगी तो आप एक निकाल लेंगे। महापुराण में क्या है? 63 महापुरुषों का वर्णन है, वो भी जैन धर्म से संबंधित। वयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु ये दोनों एक तरह के खंड काव्य है, जिसमें वयकुमारचर्यु में तो नाग कुमार का जीवन है और जसहरचर्यु में यशोधरा का जीवन है, और ये एक अलग ही कोश ग्रंथ है। 4थे नंबर का ये अलग से कुछ है। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। इसी महापुराण के 2 भाग हैं, एक तो है आदि पुराण, एक उत्तर पुराण। वयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु क्या है? खंड काव्य। वयकुमारचर्यु में तो नाग कुमार का वर्णन,
जस हर चर्यों में यशोधरा का जीवन चरित्र। तीसरा कवि आता है जोइंदू, जिसे योगेंदु मुनि कहते हैं। वासुदेव सिंह इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसे? जोइंदू को। रचनाएं हैं योग सार, परमात्मा प्रकाश। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ इन्हीं दोनों कृतियों से माना जाता है। किन दोनों कृतियों से? प्रश्न आता है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किन दो कृतियों से माना जाएगा? योग सार और परमात्मा प्रकाश से माना जाएगा, जिसके लेखक थे जोइंदू या योगेंदु मुनि। अगला है चौथा आता है धनपाल। ये 10वीं शताब्दी से थे और धाकड़ वैश्य कुल थे, यानी इनकी जाति है। इनकी रचना का नाम आता है भविष्य दंत कथा। ये इनकी रचना है। इसमें भविष्य दंत की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी या सूर्य पंचमी का महात्म्य वर्णित है। अगला है राम सिंह। राजस्थान के निवासी थे और राम सिंह ने जो लिखा वो था पाहुड़ दोहा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट। पाहुड़ दोहा क्या मतलब है इसका? दोहों का उपहार। इस रचना में इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई। पाहुड़ दोहा को हम दार्शनिक काव्य भी कहते हैं। अगला आता है अब्दुल रहमान, अद्दहमान। 3 नाम है, देखिए, है ना। कहाँ के थे? मुल्तान के। जाति से क्या थे? बुनकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस अब्दुल रहमान और अद्दहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे प्रसिद्ध, कि इनकी रचना है तो संदेश रासक, और अक्सर पूछा जाता है किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। संदेश रासक लिखा, खंड काव्य था। हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश रासक से माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि अगर पूछा जाए षड ऋतु पद्धति का आरंभ संदेश रासक। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम ज्ञात मुसलमान कवि और संदेश रासक किसी मुस्लिम कवि द्वारा रचित हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। पहला ज्ञात मुसलमान कवि अब्दुल रहमान, और पहली ज्ञात मुस्लिम मतलब पहली मुस्लिम कवि द्वारा रचित हिंदी की पहली रचना वो होगी संदेश रासक। यानी हिंदी में लिखी गई और मुस्लिम कवि के द्वारा लिखी गई पहली कौन सी रचना ऐसी है? तो संदेश रासक। किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य तो है ही, खंड काव्य तो है ही, लेकिन दूत काव्य है। भारतीय साहित्य में दूत काव्य का आरंभ कालिदास के मेघदूत से माना जाता है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है इसमें? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है। क्या है इसमें? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा। नेक्स्ट आता है जिनदत्त सूरी, और इसके ग्रंथ का नाम है उपदेश रसायन रास। क्या नाम है इनका? उपदेश रसायन रास। याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, मोस्ट है 80 पद्यों का यह ग्रंथ अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे मानेंगे? उपदेश रसायन रास को, जो कि लिखा है जिनदत्त सूरी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे साहित्य इतिहास में अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में उक्त 7 कवियों और उनकी रचनाओं का विवेचन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किया है। ध्यान से समझिएगा। अभी जो ऊपर हमने सारे कवि पढ़े हैं और जो भी उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, उनमें उन 7 कवियों और उनकी रचनाओं का विवेचन अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत किया है। किस राइटर ने?
नगेंद्र ने। कौन कौन से हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, जोइंदू, धनपाल, राम सिंह, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी। 7 हो गए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में भी अपभ्रंश काव्य का विवेचन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को 4 प्रकरण में बांटकर प्रस्तुत किया। आगे है ये, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि वक्तव्य क्या है, तो पुस्तक का जो आरंभिक अंश और भूमिका है वो चीज़ है। एक ऐसे ही मैंने लिख दिया। आदिकाल प्रकरण 1 प्रकरण 2, वीरगाथा काल प्रकरण 3 प्रकरण 4। 1 में होगा सामान्य परिचय, 2 में होगा अपभ्रंश काव्य जिसमें जैन, सिद्ध, नाथ, 3 में देश भाषा, 4 में फुटकल। ये मैंने किसका परिचय बताया आपको? ये रामचंद्र शुक्ल के, जो इन्होंने 4 खंडों में बांटा है उसका। शुक्ल जी ने जैन, सिद्ध और नाथ रचनाओं को साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया और इनका विवेचन अपने ग्रंथ में अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत किया, जिसका उद्देश्य इन्होंने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में स्पष्ट करते हुए लिखा। और वक्तव्य किसे कहते हैं? पुस्तक का आरंभिक अंश। अपभ्रंश की पुस्तकों में कहीं तो जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख ये दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा, यानी ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला आता है आदिकाल के भीतर वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए इन्होंने इस प्रकार से पहले रास्ता तय कर लिया था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ये लाइन कही है, यानी ये जो आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने, यानी इनके लिए कहा गया। ये जो हमने पढ़े हैं ये रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा गया। अगला आता है रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत 5 कवियों की रचनाओं को किया। देखो हमने ऊपर देखा था नगेंद्र ने 7 माने, 7 माने थे नगेंद्र ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कितने माने? 5। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर, सारंगधर। हेमचंद्र ये एक जैन कवि थे और इन्हीं हेमचंद्र को चंगदेव भी कहा जाता था, है ना। हेमचंद्र क्या थे? जैन कवि। चंगदेव भी कहते थे। और इन्हीं हेमचंद्र की एक उपाधि थी, वो थी कालिका संवर्क। क्या थी? कालिका संवर्क। दूसरा है सोमप्रभ सूरी, ये भी जैन थे। मेरुतुंग जैन कवि, विद्याधर और सारंग। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, हेम सोम मेरु विद्या सारंग। हेम सोम मेरु विद्या सारंग। या मैंने एक रचना और रचनाकार का नाम लिखा है, कुमारपाल सोमप्रभ सूरी, ठीक है। ये कुमारपाल प्रतिबोध है। अब नंबर 1 पर आके है हेमचंद्र। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन देशी नाम वाला कुमारपाल चरित छंदोनुशासन, ये इनके ग्रंथ है और मोस्ट है। वैसे तो जो ये नोट्स है इसकी एक एक लाइन मोस्ट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, बहुत ही सारगर्भित नोट्स है, तो एक भी लाइन स्किप करने जैसी नहीं है। लेकिन फिर भी पुराने एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं ना, वहाँ मैं मोस्ट बोल देती हूँ। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का व्याकरण दिया गया है। जर्मन विद्वान पिशेल ने हेमचंद्र को क्या कहा? प्राकृत का पाणिनि कहा। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, अब आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, यानी अपभ्रंश भाषा का पाणिनि, ठीक है। हेमचंद्र ने एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की जिसमें कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य भी था। देखो कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रभ सूरी ने, ध्यान से समझना। और कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य जो है वो हेमचंद्र का है। ऐसे ही
कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले प्रश्न एग्ज़ाम में भी आते हैं। सॉरी, यहाँ थे हम। सोम प्रभु सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? हेमचंद्र थे। और ये कहने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। अब आगे आता है विद्याधर। इनका कोई ग्रंथ नहीं है, बस ये माना जाता है कि प्राकृत पेंगलम में इनके कुछ पद हमें मिलते हैं। अगला है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपने किसी ग्रंथ में कन्नौज नरेश जयचंद की वीरता का वर्णन किया, लेकिन वह ग्रंथ क्या है? अप्राप्य, यानी कि मिला ही नहीं। नेक्स्ट है शारंगधर। शारंगधर ने लिखा हम्मीर रासो, यह भी अप्राप्त है। इसके 81 पद, शारंगधर के 81 पद, ये देखिए ये 81 है, आपको अब दिखाई दिया होगा 81 पद। तो शारंगधर के जो 81 पद है वो आपको प्राकृत पेंगलम में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? देखो यहाँ विद्याधर आया ना, इसका भी कोई ग्रंथ नहीं मिला, बस एक ग्रंथ आता है प्राकृत पेंगलम, इसमें इसके कुछ पद मिले और इसी प्राकृत पेंगलम में इस शारंगधर के 81 पद हैं। और शारंगधर में क्या है? रणथंभौर नरेश हम्मीर की वीरता का वर्णन। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश की रचना परंपरा की समाप्ति हम्मीर रासों से मानी है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश की रचना परंपरा की समाप्ति कहाँ से मानी? हम्मीर रासों से मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की रचना परंपरा की समाप्ति हम्मीर रासों से मानी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र से संबंधित रचना है, संकलन करता थे लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र से संबंधित है, संकलन किया लक्ष्मीधर ने। विद्याधर, शारंगधर, बब्बन और जज्जन के पद संकलित है। किसमें? प्राकृत पेंगलम में। विद्याधर के भी है, शारंगधर के भी है, बब्बन के भी है, जज्जन के भी है, इस वाले ग्रंथ में। राहुल जी ने प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता जज्जन को माना। देखो ये एक छंद शास्त्र है, वैसे तो इसके संकलनकर्ता माने गए लक्ष्मीधर, ठीक है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? जज्जन को। तो ये मैंने आपको आदिकाल की हमने शुरुआत की है, ये हमारा आदिकाल का प्रसंग चालू हुआ है। यहाँ आदिकाल भी काफ़ी बड़ा है, तो इस आदिकाल में आज मैंने आपको कुछ इसके नामकरण के बारे में, जो भी इसकी रचनाएं हैं, अपभ्रंश की है, देश भाषा की है, किसने क्या माना वो बताया। और अब आदिकाल चलेगा, आदिकाल के बाद फिर भक्ति आएगा, फिर रीति, फिर आधुनिक। तो आदिकाल से आज आपकी स्टार्टिंग हो गई है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स अपने हाथों से लिखकर उतार सकते हैं। और देखिए, पहले अच्छे से समझ लें फिर ही इसको उतारें, तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बाकी यूँ PDF आप अगर प्रिंट आउट करके भी रखते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मार्केट से किताबें लाके आपने अपने घर वैसे भी भर रखे होंगे। तो अगर आप इसकी PDF प्रिंट आउट करते हैं तो ये आपका शॉर्टकट है। खुद से लिखिए, खुद से उतारिए, उससे पहले आप समझिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये आदिकाल है। अगला वीडियो जो होगा वो भी आदिकाल से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।